हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का और एक नए वीडियो में हमारे अपने यूट्यूब चैनल पंकज सुपकार स्पेशल में। तो स्टूडेंट्स, समय है अभी बहुत ही क्रूशियल क्योंकि बाकी है हम लोगों के पास मात्र 21 डेज फॉर प्रिपेयरिंग फॉर गिविंग आवर बेस्ट टू द बीएससी नर्सिंग एंड पैरामेडिकल एग्जाम ऑफ झारखंड कंडक्टेड बाय जेसीसीईबी। तो मैंने एक दृढ़ निश्चय के साथ ये वीडियो बनाया है और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के साथ साथ और भी बायो के बहुत सारे स्कोरिंग चैप्टर्स, केमिस्ट्री फिजिक्स के बहुत सारे स्कोरिंग चैप्टर्स के वीडियो मैं रेगुलर अपलोड करूँगा ताकि आप सभी को एक प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर वे मिले, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रॉपर गाइडेंस मिले कि आप लोगों को कैसे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है, स्टेप बाय स्टेप कैसे आपको क्रैक करना है इस एग्ज़ाम को और अपने मंजिल को हासिल करना है। तो अगर वीडियो को आप शेयर करेंगे तो आपके फ्रेंड्स को भी बेनिफिट होगा और सभी को बेनिफिट होगा। तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे ये वीडियो और सभी को बेनिफिट मिले। तो लेट्स स्टार्ट दिस नोबल कॉज। आइए शुरू करते हैं हम लोग। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जेनेटिक्स के अंदर आता है। चैप्टर नंबर 6 पुराने एनसीईआरटी में था, नए एनसीईआरटी में है चैप्टर नंबर 5 ऑफ क्लास 12। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इससे भर भर के क्वेश्चन आएगा। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है बैक्टीरियोफेज लैम्डा हैज़ हाउ मेनी बेस पेयर। आइए जानते हैं बैक्टीरियोफेज लैम्डा में कितने बेस पेयर होते हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग बैक्टीरियोफेज लैम्डा को जानते हैं। देखिए बैक्टीरियोफेज लैम्डा में बेस पेयर होते हैं 48502। हम लोग याद कैसे रखेंगे? याद रखेंगे लैम्डा, आप एक वर्ड याद रखिए लैम्डा, LAMBDA। लैम्डा 6 वर्ड का होता है तो 6 - 1 कितना होगा? 5 होगा। मीन्स 5 लेटर प्रेजेंट होगा यहाँ पे, 5 लेटर्स प्रेजेंट हो गए या 5 नंबर्स प्रेजेंट होगा, राइट। अब आप एक वर्ड याद रखिए 48 लिखिए आप, ठीक है। 4 + 2 कितना होता है? 6, 6 - 1 5, 50। तो आप याद रख सकते हैं इसको, 48502 विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। और आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं हम लोग। मार्क द ऑड वन आउट विथ रिस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ द नाइट्रोजनस बेसिस। नाइट्रोजनस बेसिस के नेचर के आधार पे हम लोगों को मार्क करना है ऑड वन आउट। तो आइए हम लोग चेक करते हैं। यहाँ पे दिया गया है मुख्यतः हम लोग के कितने नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं डीएनए में? 4 तरह के। क्या? एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोजाइन एंड थाइमीन। और आरएनए में एडेनाइन, गुआनाइन, साइटोजाइन और यूरासिल होता है, राइट। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि ऑड वन आउट क्या होता है। अब एक बार जान लीजिए आप प्यूरीन और पायरिमिडीन क्या होते हैं। प्यूरीन और पायरिमिडीन, ठीक है। एक फ्रेज से, एक पी ए स्क्वायर मतलब पंकज सर स्पेशल से मैं आपको याद करवाता हूँ। प्यूरीन को आप याद रखिए आलू गोभी, आलू गोभी मतलब AG। और हम लोग क्या करते हैं पायरिमिडीन में? कट, आलू गोभी को कट करो तो A से एडेनाइन, G से गुआनाइन, ये दोनों हो जाएगा प्यूरीन ग्रुप। पायरिमिडीन ग्रुप क्या हो जाएगा? पायरिमिडीन ग्रुप हो जाएगा साइटोजाइन, यूरासिल, थाइमीन। यूरासिल होता है इन केस ऑफ आरएनए, थाइमीन होता है इन केस ऑफ डीएनए, राइट। तो यहाँ पे अब ऑड वन आउट हम लोगों को ढूंढना है। आइए चेक करते हैं। पहला है साइटोजिन, दूसरा है एडेनाइन, तीसरा थाइमीन, चौथा यूरासिल। आंसर हो जाएगा हम लोग का एडेनाइन। वाई? बिकॉज यूरासिल, थाइमीन और साइटोजाइन तीनों आते हैं पायरिमिडीन ग्रुप में, वेरेज प्यूरीन ग्रुप में कौन आता है? प्यूरीन ग्रुप में आता है एडेनाइन। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। यूरासिल इज प्रेजेंट इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थायमीन, ठीक है। यूरासिल आरएनए में थायमीन के जगह यूरासिल प्रेजेंट होता है और ये यूरासिल क्या होता है? थायमीन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है, इसीलिए आरएनए केमिकली अनस्टेबल होता है एज कंपेयर टू डीएनए, राइट। The backbone of polynucleotide chain is formed due to nitrogenous base and sugar। तो बोला जा रहा है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बैकबोन कौन फॉर्म करता है सर? पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का बैकबोन फॉर्म करता है इन आरएनए एट द प्लेस ऑफ थायमीन, ठीक है। तो हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा सर? यहाँ पे हम लोगों का आंसर क्या हो जाएगा? जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड
चेन का बैकबोन फॉर्म करता है वो नाइट्रोजनस बेसिस एंड शुगर नहीं करते हैं। वो कौन करते हैं हम लोगों के, कौन करते हैं? ये कमेंट डाउन आप कीजिए और इसका आंसर बताइए। लास्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताने जा रहा हूँ, ठीक है। यूरासिल क्या होता है? यूरासिल प्रेजेंट होता है आरएनए में एट द प्लेस ऑफ थायमीन। यूरासिल आरएनए में प्रेजेंट होता है एट द प्लेस ऑफ थायमीन। दिस क्वेश्चन आंसर इज फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, राइट। सेकेंड ऑप्शन क्या हो जाएगा? बैकबोन ऑफ द पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन इज फॉर्म्ड ड्यू टू द नाइट्रोजनस बेसिस एंड शुगर। ये क्वेश्चन सही है या गलत, या आप बताइए। फाइनल आंसर आप बताइए 3 नंबर का। इसका आंसर मैं लास्ट तक आपको दे के जाऊंगा, राइट। Phosphate of a nucleotide is attached to which carbon of the pentose sugar? Phosphate of the nucleotide is attached to the 5' carbon of the pentose sugar. कैसे याद रखना है? ट्रिक क्या है सर? P² दीजिए इसका P² हो जाएगा। P से फॉस्फेट होता है, P से 5 होता है, तो फॉस्फेट एट द 5' एंड एंड फॉस्फेट एट द 5' एंड। आंसर क्या हो जाएगा? 5', राइट। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अनदर नेम फॉर थायमीन इज, अनदर नेम फॉर थायमीन इज, दूसरा नेम क्या है सर थायमीन का? सर दूसरा नेम है थायमीन का 5-मिथाइल यूरासिल। सर यूरासिल कैसा दिखता है? आप कमेंट डाउन कीजिए, यूरासिल कैसा दिखता है सर? थायमीन का दूसरा नेम क्या है सर? 5-मिथाइल यूरासिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, DNA as an acidic substance present in the nucleus was first identified by। DNA एक एसिडिक सब्सटेंस है, ये कौन बताया था न्यूक्लियस में? न्यूक्लियस में फ्राइडरिच मेस्चर नाम का एक साइंटिस्ट बताया था कि कुछ न्यूक्लियन पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस में जो एसिडिक नेचर के होते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यूआर बैक्टीरियोफाज हैज डैश जेनेटिक मटीरियल। क्यूआर बैक्टीरियोफाज में कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है? सर सबसे पहले बैक्टीरियोफाज क्या होता है? बैक्टीरियोफाज वो वायरस होते हैं जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं, और क्यूआर बैक्टीरियोफेज में आरएनए एक्ट एज द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट, जो कि आरएनए बहुत ज़्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होता है, इसीलिए ये क्या करते हैं? ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए एवोल्यूशन करते ही रहते हैं। ये एवोल्यूशन क्या करते हैं? करते ही रहते हैं, राइट। प्रोटीन तो होगा नहीं सर, डीएनए भी कभी होता नहीं है, स्टार्च नहीं होगा, राइट। प्रोटीन कब बोला गया था कि प्रोटीन डज नॉट एक्ट एज द जेनेटिक मटीरियल वेर एज आरएनए एक्ट? ये हम लोग को हर्शे, एल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेज के एक्सपेरिमेंट से पता चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलिएंट फीचर ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए? क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेलिएंट फीचर ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। सर कौन सा सेलिएंट फीचर नहीं है हम लोगों के डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर डीएनए का? तो द बैकबोन कंसिस्ट ऑफ शुगर, नाइट्रोजनस बेस, 2 चेन्स हैव एंटी पैरेलल पोलैरिटी। नहीं, ये सही है सर, ये एकदम सही क्वेश्चन का आंसर है कि मीन्स आंसर सही है, क्वेश्चन का आंसर नहीं है, आंसर ये सही है कि दोनों चेन में एंटी पैरेलल पोलैरिटी, अगर एक चेन 3' to 5' होता है, दूसरा चेन 5' to 3'। सपोज करो ये चेन है 5' to 3', ये चेन हो जाएगा इधर से 5' to 3', एंटी पैरेलल पोलैरिटी होता है। 2 चेन आर कॉल्ड इन अ राइट हैंडेड फैशन। यस, 2 चेन राइट हैंडेड फैशन में अरेंज रहते हैं, एंड द प्लेन ऑफ वन बेस पेयर स्टैक्स ओवर द अनदर जस्ट इन अ डबल हेलिक्स। हाँ, डबल हेलिक्स मॉडल में एक के ऊपर एक दूसरे बेस पे रखे रहते हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए एक गलत आंसर है, और हम लोगों को यहाँ पे गलत आंसर बताना है। बच्चों यहाँ पे नॉट को फोकस करना, बहुत सारे बच्चे को आंसर आते हुए भी वो आंसर नहीं दे पाएंगे क्योंकि वो नॉट पे फोकस नहीं करेंगे, राइट। और ऑप्शन नंबर बी सबसे पहले वो लोग टिक करके आएंगे, हड़बड़ाहट से नहीं। नॉट, इज, ये सब पे फोकस करना, बिकॉज, वाई, ये सब पे फोकस करना, राइट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। नेक्स्ट, द डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर इन अ हेलिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर इन अ हेलिक्स इज, सर क्या होता है डिस्टेंस? एक बेस पेयर के बीच, हेलिक्स में बेस पेयर के बीच में जो डिस्टेंस होता है वो होता है 0.34 नैनोमीटर। 0.34 जस्ट अ सेकेंड, शायद कुछ एरर हो गया है।
तो 0.34 नैनोमीटर इज़ द करेक्ट आंसर। अगर मीटर के टर्म में पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा, 0.34 इंटू 10⁻⁹ मीटर, या फिर आप क्या लिख सकते हैं, 4 इंटू 10⁻11 10⁻11 मीटर, राइट। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए क्वेश्चन को ध्यान से हम लोग पढ़े देखते हैं। इन प्रोकैरियोट्स सच एज ई कोलाई DNA is scattered throughout the cell. Histone are not present in E. coli. क्या बोला जा रहा है सर? बोला जा रहा है प्रोकैरियोट्स जैसे ई कोलाई में DNA स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल होते हैं। नहीं, DNA स्कैटर्ड थ्रू आउट द सेल नहीं होते हैं, राइट। हिस्टोन इज नॉट प्रेजेंट इन द ई कोलाई। DNA स्कैटर्ड नहीं होता है, DNA इन अ रीजन ऑफ न्यूक्लियोइड विच इज अ फॉल्स न्यूक्लियस, इट इज प्रेजेंट देयर। हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट होते हैं ई कोलाई में बिकॉज प्रोकैरियोट्स में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट नहीं होते हैं, और हम लोगों में हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए हिस्टोन ऑक्टामर बनते हैं, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट हम लोगों का करेक्ट आंसर है। कहाँ पे दिया है, बोथ 1 एंड स्टेटमेंट, नहीं, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 इनकरेक्ट, नहीं, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। स्टूडेंट समझ में आ रहा है तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, क्योंकि ऐसे अगर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब और अपने कमेंट्स डालते रहेंगे तो मुझे भी एक इंटरेस्ट आएगा कि और स्टूडेंट्स को हेल्प करना चाहिए, स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्ड आ रहा है, राइट। तो प्लीज़ डू शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं भी कुछ भी अगर डाउट आएगा तो यू कैन फ्रीली कमेंट डाउन, यू कैन कमेंट डाउन जस्ट फ्रीली, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, डाउट को रखना नहीं है आपके मन में। देखते हैं क्या क्वेश्चन है। अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम, वेरी इंपॉर्टेंट, अ टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 200 बेस पेयर ऑफ DNA हेलिक्स। क्या बोला जा रहा है सर? बोला जा रहा है एक टिपिकल न्यूक्लियोसोम में 200 बेस पेयर होते हैं, 200 बेस पेयर होते हैं हेलिक्स के। यस, दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। हेटेरोक्रोमेटिन इज सेड टू बी ट्रांसक्रिप्शनली, नो, दिस इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव क्रोमेटिन। ये स्टेटमेंट गलत है, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव क्रोमेटिन, whereas euchromatin is transcriptionally active। 1 and 2 wrong, both statement 1 and 2 are wrong। ये तो wrong ही है, करेक्ट ये भी wrong है, हो जाएगा ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, ठीक है, ओनली 1 इज करेक्ट। देखते हैं ये कौन से ऑप्शन में प्रेजेंट है। हाँ, ये ऑप्शन नंबर सी में प्रेजेंट है, और सी ऑब्वियसली इट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ग्रिफिथ परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट ऑन विच बैक्टीरिया। ग्रिफिथ ने एक्सपेरिमेंट किया था निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया पे। ग्रिफिथ ने किस पे एक्सपेरिमेंट किया था? निमोनिया कॉजिंग बैक्टीरिया, जिसका नाम था स्टेरेप्टोकॉकस निमोनी। और एक बैक्टीरिया कौन कॉज करता है निमोनिया सर? और एक बैक्टीरिया जिसका नाम है हेमोफिलस इन्फ्लुएंजी, वो भी निमोनिया कॉज करता है, ठीक है। पर यहाँ पे आंसर आ जाएगा डी, क्योंकि NCERT में स्टेरेप्टोकॉकस निमोनी का नाम मेंशन्ड है। बैसिलस निमोनी नहीं, सैल्मोनेला निमोनी नहीं, सैल्मोनेला टाइफी क्या कॉज करता है? टाइफाइड कॉज करता है। और सैप्लोकॉकस निमोनी नहीं। सैप्लोकॉकस बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट था? सैप्लोकॉकस बैक्टीरिया प्रेजेंट था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के वो प्लेट में जहाँ पे पेनिसिलियम मोल्ड क्रिएट हो रहे थे और सैप्लोकॉकस बैक्टीरिया को मार रहे थे, राइट। तो ये सारा चीज़ हम आपको डिटेल में बताने जाएंगे एक एक वीडियो में, अगर आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते हैं। प्लीज़ शेयर द चैनल, सब्सक्राइब इट, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। एक्सपेरिमेंट बाय विच द फॉलोइंग साइंटिस्ट प्रूव दैट DNA इज द हेरिडिटी मटीरियल। कौन से एक्सपेरिमेंट से साइंटिस्ट प्रूव किए थे कि DNA ही एक हेरिडिटी मटीरियल होता है? ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे 1928 में ग्रिफिथ ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। वहाँ पे फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने क्या बता दिया? फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने ये बताया कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल में कुछ एक चीज़ होता है जो ट्रांसफॉर्म होता है, पर एक्चुअली क्या होता है ये इसे पता नहीं था। ऑसवर्ल्ड, एवरी, मैक्लॉयड एंड मैकार्टी, ऑसवर्ल्ड, एवरी, ठीक है, ये सब ने क्या किया था? ये सब ने 11 ईयर्स रिगरस मेहनत करके बायोकेमिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट दिया था, पर ये लोग प्रॉपरली बता नहीं पाए थे। वॉटसन एंड क्रीक नहीं, वॉटसन एंड क्रीक डबल हेलिक्स मॉडल दिए थे 1953 में। 1952 को
1952 को मैथ, अच्छा सॉरी यहाँ पे ऑप्शन गलत है। यहाँ पे ऑप्शन हम लोग का ऑप्शन होना चाहिए, यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन होना चाहिए था हर्शे एंड चेज, हर्शे एंड चेज, एल्फ्रेड हर्शे एंड मार्था चेज, ये दोनों मिलके 1952 में क्या किए थे, ये दोनों ने 1952 में मिलके ये दोनों ने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया, जिस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल के बेसिस से हमें ये पता चला कि डीएनए इज द एक्चुअल जेनेटिक मटेरियल दैट इज प्रेजेंट, राइट। ये आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पे मिसप्रिंट करके मैंने मैथ्यू मिचेल्सन और स्टाल डाल दिया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। स्टेटमेंट 1, RNA was the first genetic material. Statement 2, RNA has evolved from DNA has evolved from RNA with chemical modification that make it more unstable. चेक करते हैं, सत्यता प्रमाण करते हैं सभी का। सर फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल जो है वो आरएनए है। हाँ, फर्स्ट जेनेटिक मटेरियल, प्रिमिटिव जेनेटिक मटेरियल आरएनए है। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। स्टेटमेंट 1 क्या है? करेक्ट है। डीएनए इवॉल्व हुआ है आरएनए से विथ केमिकल मॉडिफिकेशन। हाँ, थाइमीन आया है यूरासिल के जगह, क्या आ गया है? थाइमीन। बट थाइमीन क्या होता है? मोर स्टेबल। थाइमीन क्या होता है? मोर स्टेबल और लेस रिएक्टिव। मोर स्टेबल और लेस रिएक्टिव, ठीक है। इसी के फलस्वरूप डीएनए क्या होता है? बहुत ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता है अगर हम लोग आरएनए के साथ कंपैरिजन करें। इसीलिए जो रेट ऑफ एवोल्यूशन होता है वो हायर ऑर्गेनिज्म में स्लोअर होता है बट लोअर ऑर्गेनिज्म में हायर होता है। दैट मेक इट मोर अनस्टेबल नहीं। स्टेटमेंट 2 रॉन्ग है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 15th, the 2' OH group present at every nucleotide in RNA is a reactive group. क्या बोला जा रहा है सर? आइए वापस से पढ़ते हैं, The 2' OH group present at every nucleotide in RNA is a reactive group and make RNA liable and easily degradable. Both RNA and DNA are able to mutate. बोला जा रहा है सर दोनों आरएनए डीएनए म्यूटेशन शो कर सकता है। हाँ, और जो 2' OH ग्रुप प्रेजेंट होता है वो बहुत ही रिएक्टिव ग्रुप होता है और आरएनए को वो इजीली डिग्रेडेबल बनाता है। यस, दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है और दोनों क्या है? दोनों स्टेटमेंट प्रॉपर एनसीईआरटी से लिए गए हैं, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट, ठीक है। बाकी सारे आंसर नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। 16th, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का कह रहा है द सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। वेरी इंपॉर्टेंट, जो सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो किसने दिया था? वो दिया था वॉटसन एंड क्रीक ने, ठीक है। मिचेल्सन एंड स्टाल ने, वॉटसन एंड क्रीक ने वो दिया था, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। मिचेल्सन एंड स्टाल यूज्ड एज द मीडियम फॉर डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन। सर मिचेल्सन और स्टाल नाम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने किसका यूज़ किया था डेंसिटी ग्रेडियंट के रूप में, ठीक है। तो उन्होंने यूज़ किया था CSCl। दिस विल बी द करेक्ट आंसर, CSCl, राइट। नेक्स्ट, ई कोलाई डिवाइड्स इन 20 मिनट। हाँ, ई कोलाई हर 20 मिनट में अपने नेक्स्ट जनरेशन में डिवाइड करता है। एब्सोल्युटली करेक्ट। रीज़न क्या दिया है? इन ई कोलाई डीएनए इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन। आप कैसे पढ़ेंगे इसको? ध्यान से सुनिए। ई कोलाई डिवाइड इन 20 मिनट क्योंकि बिकॉज इन ई कोलाई डीएनए इज रैप्ड अराउंड हिस्टोन। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हिस्टोन तो वहाँ पे एब्सेंट था। स्टेटमेंट हम लोगों का जो स्टेटमेंट 2 है मतलब रीज़न है वो रीज़न रॉन्ग है बट असर्शन करेक्ट है। तो ऑप्शन नंबर सी हम लोगों का सही आंसर है। रीज़न फॉल्स है, असर्शन ट्रू है, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एंजाइम फॉर डीएनए रेप्लिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए मेन एंजाइम क्या है सर?
डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो मेन एंजाइम है वो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज होंगे। क्या होंगे? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, राइट। सर आरएनए के लिए अगर ट्रांसक्रिप्शन होता है तो क्या होता है? डीएनए पे डिपेंडेंट होता है, तो डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। अगर आरएनए से प्रोटीन बनता है तो क्या होता है सर? प्रोटीएज नाम का जो एंजाइम होता है वो इंपॉर्टेंट होता है, या ट्रांसक्रिप्टेज उसे, ट्रांसलेज उसे कहते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, प्रोटीएज नहीं होगा, सॉरी, प्रोटीएज तो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होगा। नेक्स्ट का आंसर अगर ट्रांसलेशन होगा तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है ट्रांसलेज एंजाइम, राइट। सॉरी, स्लिप ऑफ टंग हो गया था। आइए आगे बढ़ते हैं। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन ओनली इन वन डायरेक्शन। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज कैटेलाइज पॉलीमराइजेशन इन 5-3 डायरेक्शन। आइए देखते हैं, तो आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? हम लोग का आंसर हो जाएगा डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एक ही डायरेक्शन में पॉलीमराइजेशन करता है। फ्रॉम वेयर? फ्रॉम 5' टू 3', ठीक है। दूसरा डायरेक्शन कभी नहीं जाता, इसीलिए एक स्ट्रैंड क्या बनता है? एक स्ट्रैंड बनता है कंटिन्यूअस स्ट्रैंड, एक स्ट्रैंड बनता है डिसकंटिन्यूअस स्ट्रैंड। इसको याद हम करा देते हैं आप लोगों को, रुक जाइए, जस्ट 1 सेकेंड टाइम दीजिए, मैं अभी आप लोगों को याद करा दे रहा हूँ। ये देखिए, आपको एक p² दे दे रहा हूँ ताकि आपको ये पूरा याद रहे। सपोज कीजिए आप एक बॉटल खरीदने गए, आप कहाँ गए? एक बॉटल खरीदने गए, ठीक है। वो बॉटल का दाम कितना था? वो बॉटल का दाम था 35 रुपया, 35, ठीक है। वो क्या बोला? वो बोला कि आप इसको उछालिए घर जाके और देखिए ये टूटता है कि नहीं। जैसे ही आप वो कांच का बॉटल को उछाले, वो क्या हो गया? टूट गया, ठीक है। तो और क्या हो गया? आपका 35 रुपया हो गया बर्बाद, ठीक है। तो आप कैसे याद रखेंगे? सर ये स्टोरी का मतलब क्या हुआ? 3-5 मतलब 3' 3' 5' 5' 3'। आंसर क्या हो जाएगा? कुछ ऐसा हो जाएगा, 5' से 3' हमेशा मूव करता है, 3' 5' 3' 5' और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3' 5', सॉरी ये एरो गलत बना दिए थे, ये ऐसे मूव करेगा, ठीक है। तो हमेशा इसका मतलब क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये हो जाएगा कि हमेशा एक स्ट्रैंड कंटिन्यूअस बनेगा, एक स्ट्रैंड बनेगा डिसकंटिन्यूअस। ये अगर आप लोगों को समझ में आया तो चैनल को लाइक कीजिए। तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। आगे के क्वेश्चन में मूव करते हैं। लास्ट क्वेश्चन, इन यूकैरियोट्स द रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए टेक प्लेस एट एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, ठीक है। हाँ सर, ये तो होता ही है, यूकैरियोट्स में रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए कहाँ होता है? एस फेज ऑफ द सेल साइकिल होता है। एस फेज ऑफ द सेल साइकिल, सिंथेसिस फेज ऑफ द सेल साइकिल में डीएनए रेप्लिकेशन होता है सर, ये सही है। अ फेलियर ऑफ सेल डिवीजन आफ्टर डीएनए रेप्लिकेशन रिजल्ट इन एन्यूप्लॉइडी, नहीं, एन्यूप्लॉइडी नहीं होता है, यहाँ पे डिप्लॉइडी हो जाता है, ठीक है। डिप्लॉइडी होता है, एन्यूप्लॉइडी नहीं होता है। एन्यूप्लॉइडी क्या होता है? कोई कमेंट डाउन कीजिए, जो कमेंट डाउन करेंगे नेक्स्ट क्लास उसके लिए मैं कुछ सरप्राइज क्वेश्चन लाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। तो अब स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को चैनल पे वीडियोस जो आ रहे हैं वो पसंद आ गए हैं तो आप क्या कीजिए? आप चैनल पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि ऐसे जो 21 डे मैं वीडियो अपलोड करूँगा वो आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखें, ज़रूर से ज़रूर आप तक पहुँचे। और अगर आप लोगों को अगर आप लोग ट्वेल्थ में पढ़ते हैं और आप लोगों को अगर बोर्ड्स के बायो फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं प्रीवियस ईयर के, चाहे जैक बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई हो, चाहे आईसीएसई हो, तो मैं क्या करूँगा? मैं एक सीरीज़ ला रहा हूँ, 150 रुपीज़ ओनली यू हैव टू पे फॉर दैट सीरीज़, और वो सीरीज़ प्योर ऑनलाइन होगा। मैं आप लोगों को मैं अपना व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूँ, आप उस व्हाट्सएप नंबर में मुझे टेक्स्ट कीजिए, मेरे क्यूआर कोड में आप वो 150 रुपीज़ सेंड कीजिए। अक्टूबर से बैच स्टार्ट होने वाला है, अक्टूबर से दिसंबर हम लोग का 2 महीने में हम लोग पूरे क्वेश्चंस को फुल आंसर के साथ, फुल डिस्क्रिप्शन के साथ सॉल्व करेंगे,
पर सब्जेक्ट 150 रुपीज़। यू कैन ज्वाइन, PCB तीनों ही होगा उसमें, ठीक है। तो यू कैन ज्वाइन। आप मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझे कॉन्टैक्ट कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मुझे कॉन्टैक्ट नहीं कीजिए, मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए और ज्वाइन हो जाइए बैच में। ओनली प्राइस 150 रुपीज़, राइट। अगर ये आप 150 रुपीज़ का बैच ले लेते हैं तो इसके साथ साथ मैं आपको कुछ मॉड्यूल्स भी फ्री में करवाऊँगा। 7859087156 आप ज्वाइन कर जाइए इस व्हाट्सएप नंबर पे, अपना नाम लिखिए, मुझे QR कोड मैं आपको सेंड कर दूंगा, आप 150 रुपीज़ सेंड कीजिए और हम लोगों के बैच में इन हो जाइए। जितने जल्दी आप इन होंगे उतने जल्दी आपको बेनिफिट होगा। होप सो ये वीडियो पसंद आया आपको। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।